हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक में चल रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक में हम लोग चलते चलते एक इसके सब टॉपिक स्लोप ऑफ द इंग्रेडिएंट लाइन तक पहुंचे थे। उसमें हम लोगों ने ये भी सीखा कि इनक्लाइनेशन क्या होता है। तो हमने बताया आपको इनक्लाइनेशन क्या होता है। जब आपके पास कार्टेशियन प्लेन पे दो एक्सिस हो, एक को आपने कहा वाई एक्सिस और दूसरा को आपने कहा एक्स एक्सिस। सो दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। और ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्सिस को आप लेते हैं और यहाँ पे लाइन को आप क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। यहाँ से कोई लाइन आप यहाँ से इंटरसेप्ट कराते हैं, पास कराते हैं। तो इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ना कुछ थीटा बनता है और ये थीटा डिसाइड करता है कि लाइन का स्लोप क्या होगा। लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है ना। अगर ये थीटा कुछ ज्यादा एंगल फॉर्म करता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके स्लोप में चेंज आएगा। और जब लाइन हमारा अगर ये क्लॉकवाइज चलेगा तो हम थीटा कैसे लेते हैं? 180 डिग्री माइनस गिवन थीटा डैश जो भी आता है वो हम थीटा को लेते, मीन्स ये एंगल हमें लेना होता है। तो इस एंगल को निकालने के लिए पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है स्ट्रेट लाइन पे? 180 का। अगर मुझे ये क्लॉकवाइज दिया हुआ कुछ थीटा तो हम एंटी क्लॉकवाइज के पोर्शन से निकालते हैं 180 माइनस थीटा डैश करके। तो चलेंगे यहाँ पे क्या देखा हमने कि अगर हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम स्लोप को m से दिखाते हैं और डेट इज m tan थीटा। m इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। सो दिस इज द स्लोप विच इज कनेक्टेड टू दी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ ये स्लोप जुड़ा हुआ स्लोप ऑफ द लाइन। सो ये लाइन कितने का जो है ये इंक्लाइनेशन फॉर्म कर रहा है? तो डिपेंड करता है आपके ये थीटा पे फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये थीटा ही बताता है कि इस लाइन का, अगर ये लाइन हमने L1 लिया है तो L1 लाइन का स्लोप इस एक्सिस के साथ में क्या है। सो अकॉर्डिंग टू देयर थीटा फॉर्मेशन हम लोग इसको पता करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा कि जब लाइन एक से ज्यादा हो, जब लाइन एक से ज्यादा हो और दो लाइन हो, दोनों के दोनों लाइन अगर एक दूसरे के साथ में पैरेलल हो, जब दो लाइन पैरेलल हो और दोनों एक ही एक्सिस के साथ पैरेलल होते हैं तो हम वहां पे क्या बताते हैं कि जब आपके पास दो एक्सिस दिया हुआ है, ये दोनों एक्सिस के साथ आपने देखा कि दो लाइन इस एक्सिस के साथ क्या है, कुछ थीटा वन और थीटा टू फॉर्म कर रहे हैं। तो ये थीटा वन फॉर्म कर रहा है, ये थीटा टू फॉर्म कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये दोनों के दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो थीटा वन इक्वल टू थीटा टू हो जाएगा। तो दोनों थीटा जो है उसका वैल्यू सेम हो जाएगा, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है। और जब ये लाइन दोनों पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग से बोथ एंगल सेम हो गया। तो इस लाइन का स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा? m2। सो m1 इक्वल टू टेन थीटा वन और m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा टू। अगर ये थीटा वन थीटा टू के बराबर है तो m2 भी टेन थीटा वन के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर m1 स्लोप इज इक्वल टू m2 स्लोप। इस तरीके से हमारे m1 स्लोप और m2 स्लोप दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में सेम हो जाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है कि m1 स्लोप m इक्वल टू दिया हुआ है m1 स्लोप टेन थीटा वन और m2 स्लोप दिया हुआ टेन थीटा टू, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा वन। अब चलेंगे आगे। यहाँ पे m1 इक्वल टू m2, ये जो m1 और ये जो m2 है दोनों स्लोप को दिखाता है और दोनों दो लाइन के स्लोप को दिखा रहा है। और दोनों लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? सेम। सेम स्लोप शो करेगा क्योंकि दोनों के दोनों लाइन आपस में क्या है? बोथ लाइन्स आर पैरेलल। दोनों के दोनों लाइन्स क्या है? आपस में पैरेलल हैं। चलिए अब जरा आगे देखते हैं कि जब हमारे दो लाइन जब पैरेलल थे, व्हेन टू लाइन्स पैरेलल, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, जब दो लाइन हमारे पैरेलल थे तो हमारा स्लोप दोनों का सेम मिल रहा है, थीटा वन थीटा टू बोथ हैविंग सेम स्लोप्स, ठीक है ना। अब आगे कहता है कि जब दो लाइन हमारे पैरेलल ना हो, जब दो लाइन के बीच में दो लाइन के साथ हमारी कहानी ये बन रही हो कि दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, तो दो लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज 90 डिग्री। अब उसको लेकर के हम कहानी बनाएंगे कि उसको लेकर कहानी हमारी कौन सी बन रही है।
जरा देखते हैं इसमें। कहता है कि जब दोनों के दोनों लाइन पैरेलल ना हो, जब दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर हो, तो हमने क्या कहा, एक लाइन आपका एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। सो दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लाइन हमने लिया जो इस तरीके से थीटा वन फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, और एक दूसरा लाइन हमने लिया है जिसका नाम है, दिस वन इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, ठीक है। अब ये लाइन L2 जो है ये थीटा टू फॉर्म कर रहे हैं, तो L1 लाइन फॉर्म थीटा वन, L2 लाइन फॉर्म थीटा टू। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ ये फर्स्ट लाइन L1 और ये लाइन L2 दोनों के दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर हैं, तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो आप जरा देखिए ध्यान से कि ये जो थीटा टू है, ये थीटा टू का वैल्यू थीटा वन और 90 के बराबर कैसे होता है। तो अगर आपने इसका नाम दिया ए बी सी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इससे आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख गया, ठीक है ना। तो चलेंगे आप इन ट्राइंगल एबीसी में आपने क्या कहा कि थीटा टू जो है वह 90 डिग्री प्लस थीटा वन के बराबर है। कैसे सेम है, तो ये ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, एबीसी नाम का ट्रायंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों अपोजिट, इसके अपोजिट ये हो गए इसके, अब क्या है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, तो इसके इंटीरियर के अपोजिट में ये दोनों आते हैं, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा थीटा टू। तो थीटा टू क्या मिल गया, 90 प्लस थीटा वन। अब हमें क्या करना है, दोनों को टेन से रिलेट करना है, तो टेन थीटा टू इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री प्लस थीटा वन। तो हम जानते हैं दिस वन इज टेन थीटा टू 90 प्लस थीटा वन, टेन 90 प्लस थीटा वन क्या हो जाएगा, सो टेन टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा या माइनस कॉट थीटा, क्या होता है, तो टेन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। तो आपको यहाँ मिलेगा माइनस कॉट थीटा वन। अब ये टेन थीटा टू इक्वल टू ये माइनस वन को ऊपर ही छोड़िए, थीटा कॉट थीटा को बाय में लाएंगे तो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा वन। अब इसको इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में लेकर आइए कि टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इक्वल टू माइनस वन। तो ये टेन थीटा वन क्या है, अगर ये थीटा वन फॉर्म कर रहा है लाइन एल वन, तो इसका एम स्लोप क्या बनेगा, टेन थीटा वन। ये लाइन एल टू, ये लाइन L2 क्या करेगा, स्लोप 2 फॉर्म करेगा, दैट इज टेन थीटा टू। सो टेन थीटा टू इक्वल टू M2, टेन थीटा वन इक्वल टू M1। सो यू राइट हियर M1 इंटू M2 इक्वल टू माइनस वन, M1 इंटू M2 क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू माइनस वन, M1 M2 को के मल्टीपल मीन्स दोनों स्लोप के प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, माइनस वन। तो हम लोगों ने कल इसके डिस्कशन किए थे और इसके बारे में भी जाना था कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से दोनों के स्लोप आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री फॉर्म जब करते हैं तो दोनों स्लोप के प्रोडक्ट जो होंगे वो हमेशा क्या देंगे, माइनस वन देंगे। व्हेन टू लाइंस आर perpendicular to each other, then their product of their slopes is equal to minus one. So this is our answer in case of when product of the two slopes, when both the lines having perpendicular to each other, both lines of products will form equal to minus one. तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। जरा आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सी कहानी को समझते समझते हमने कुछ और बातें भी समझी थी, उसका भी जरा देख लेते हैं क्या था हमारी कहानी। अगली कहानी हमारी ये थी कि जब हमने दो लाइन की जगह पे हमने एक लाइन लिया और लाइन को कट करके उसके पार्ट को लेकर के हमने दो कोऑर्डिनेट को लिया, एक ऐसा दो कोऑर्डिनेट जहां से लाइन हमारे पास कर रहे होते हैं। तो ये हमारे कार्टेशियन प्लेन्स के ऊपर, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। चलिए यहाँ पे जरा देखते हैं, कहानी ये बन रही है हमारी। कहानी ये है कि जब आपके सामने यहाँ ओरिजिन से आपने एक लाइन को इंक्लाइंड कराया, ठीक है ना,
और यहाँ पे फॉर्म किया थीटा। क्या फॉर्म किया? थीटा फॉर्म किया। अब आप इस लाइन पे दो कोऑर्डिनेट को ले लीजिए। ये आपका ए नाम कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और ये बी नाम का दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो जब आपके लाइन दो कोऑर्डिनेट से पास करते हैं, ठीक है ना, तो इस केस में इस लाइन के स्लोप कोऑर्डिनेट के रिलेशन में कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि ये m स्लोप है आपका, m आपका स्लोप है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींचेंगे x एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट से खींचेंगे परपेंडिकुलर y एक्सिस के ऊपर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे m नाम का पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। तो आपको लगता है कि ये यहाँ तक x1 है, ये x2 है, तो ये डिस्टेंस आपको x2 माइनस x1 मिल जाएगा। ये पूरा यहाँ तक y2 है और यहाँ तक y1 है, तो ये आपको y2 माइनस y1 मिल जाएगा। तो कहता है m स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। दिस इज परपेंडिकुलर bm अपॉन बेस क्या हो जाएगा? am। bm इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 एंड बेस इज x2 माइनस x1। तो आपको क्या मिला? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमें स्लोप मिला जब लाइन दो कोऑर्डिनेट से पास हो रहे होते हैं, तो इन दैट केस हम यहाँ से स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें जो कहानी सुनाई गई, जो कहानी हमने सुना, उससे कितनी बातें हमें समझ में आई। और हम लोगों ने कल क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे पिछले लेक्चर में, कुछ क्वेश्चन यहाँ भी करेंगे और हम बातों को समझेंगे और सीखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहता है क्या, एक क्वेश्चन हमारे सामने है। The first question is, find the orthocenter of the triangle ABC formed by vertices A 1 6, B 5 2 and C 12 9। फाइंड द ऑर्थो सेंटर। अब यहाँ पे बातें समझ में ये नहीं आ रही हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल का वो पॉइंट होगा, वो वर्टिसेस होगा जहां पे आपके राइट एंगल फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऑर्थो सेंटर आपके वो सेंटर कहलाएंगे जो ट्रायंगल का वो वर्टेक्स जो जिस पे राइट एंगल फॉर्म होता होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि हमें गिवन पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं। गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या क्या दिया है? तो ए का वर्टेक्स है 1 6, बी का वर्टेक्स है 5 2 एंड सी का वर्टेक्स है 12 9, ठीक है ना। चलिए अब निकालते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप क्या बन जाएगा? ए बी का स्लोप तो क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है? 2 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 1। यहाँ पे क्या देगा? -4/4 कट के क्या दे दिया? -1, ठीक है ना। चलिए आगे, स्लोप ऑफ बी सी क्या मिलेगा? सो 9 माइनस टू बाई 12 माइनस 5 क्या मिल रहा है यहाँ पे? 9 माइनस 2 आपको मिल जाएगा 7, 12 माइनस 5 क्या मिल जाएगा? 7। सो 9 माइनस 2 7, 12 माइनस 5 7 कट के क्या मिला हमको? स्लोप ऑफ बी सी 1 मिल गया। इसके बाद आगे चलेंगे, स्लोप ऑफ निकाल लीजिए ए सी। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, ए बी बी सी और ए सी। तो ए सी का स्लोप क्या मिलेगा आपको? तो ये ए और सी को पकड़ लीजिए। सो 9 माइनस 6 अपॉन 12 माइनस 1। सो 9 माइनस 6 क्या देगा आपको? 3, 12 माइनस 1 क्या देगा? 11। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या मिल गया आपको? 3/11। तो आपने देखा यहाँ पे कि स्लोप ऑफ ए बी इज -1, स्लोप ऑफ बी सी इज 1,
BC का स्लोप 1 मिला, स्लोप ऑफ AC इज 3/11। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप आपको मिला। अब कहानी क्या बन रही है कि जब तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड के स्लोप निकाल लिए, तो हमें ऐसा कौन सा दो स्लोप है जिसके मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू -1 आ रहा। अगर मैं -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं -1 को 1 से करूं तो -1 आता है। अगर मैं -1 को 3/11 से करूं तो -3/11 आता है। अगर मैं 1 को 3/11 से करूं तो हमें 3/11 आता है। तो हमें पहले ही केस में -1 मिला है। किसको मल्टीप्लाई करने पे? BC के स्लोप को, AB के स्लोप को और BC के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप AB इंटू स्लोप BC इक्वल टू -1। तो क्या है, ये दिया है AB का स्लोप आप कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ AB इंटू BC। तो देखिए स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BC, AB का स्लोप क्या है -1, BC का है 1, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया आपको, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप BC -1 मिला है। इसलिए ये AB लाइन और ये BC लाइन एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सो AB इज परपेंडिकुलर टू BC। जब AB, जरा सोचिए आप कि जब लाइन AB के ऊपर ये BC, ये C पॉइंट परपेंडिकुलर हो जाए तो राइट एंगल कहाँ बनेगा, B पे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आप देखेंगे कि राइट एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है। 10 राइट एंगल formed at the vertex B. So vertex B क्या है, 5-2 इज द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा आपका B पॉइंट, जहां पे राइट एंगल बना है। तो जिस जगह पे राइट एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। तो ये बातें भी समझ में आपको आ गई, ये कहानी भी आपको समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बातों को लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए ये वाली कहानी आ गई, इस कहानी को मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रूव दैट द quadrilateral PQRS formed by the points P -7-8, Q -4-7 and R -3-4 and S -6-5 is a rhombus, is a rhombus। चलिए तो क्या करने वाले हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस दे रखे हैं वो क्या है, गिवन 4 vertices of quadrilateral PQRS। PQRS के 4 vertices क्या है, तो P है -7-8, Q इज -4-7, R इज -3-4 एंड S इज -6-5। चलिए तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले निकालिए नाउ लेंथ ऑफ PQ। कैसे मिलेगा, लेंथ ऑफ PQ मिल जाएगा
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 रूट अंडर 10 यूनिट्स मिल गया। अब आगे चलिए, पी क्यू हो गया क्यू आर। क्यू आर क्या मिल जाएगा, क्यू आर इज -3 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 9 इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स। ये हो गया क्यू आर। पी क्यू क्यू आर आर एस मिल जाएगा -6 प्लस 3 का स्क्वायर -5 प्लस 4 का स्क्वायर। आगे चलेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस -2 का -1 का स्क्वायर। यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर 10 यूनिट्स। यहाँ भी मिल गया आपको 10 यूनिट्स। चलिए आगे पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस क्या मिल जाएगा, पी एस इज -6 प्लस 7 का स्क्वायर -5 प्लस 8 का स्क्वायर। चलते हैं आगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर 10 यूनिट्स। क्या मिलने वाला है, 10 यूनिट। तो आप देख पा रहे हैं कि पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस, इन सब का लेंथ जो आपको मिला है वो आपको मिला है 10 यूनिट्स। कितना मिला है, सबका लेंथ आपको 10 यूनिट्स के बराबर मिला, वो भी रूट 10 यूनिट्स, रूट अंडर 10 यूनिट्स, ठीक है ना। तो आपको पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस, इन सब का जो आपको डिस्टेंस मिला है, पी क्यू का डिस्टेंस, क्यू आर का, पी एस और आर एस और पी एस का, वो सब के सब है रूट अंडर 10 यूनिट्स आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे कहता है कि ये रोम्बस है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड सेम करने थे, वो चारों साइड सेम आ गया पी क्यू क्यू आर। अगर मान लीजिए मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है ना, तो इसके आपको पी क्यू आर एस, ये चार साइड के लेंथ तो आपको सेम मिल चुके हैं कि पी क्यू का लेंथ, क्यू आर का लेंथ, एस आर का लेंथ और पी एस का लेंथ, ये सब के सब आपको सेम मिल गए। अब जरूरी है कि ये दोनों डायगोनल जो हैं वो सेम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो डायगोनल में क्या है, सबसे पहला पी आर निकालिए। तो पी आर कैसे निकालेंगे, कहाँ है पी, दिस इज पी दिस इज आर। सो -3 प्लस 7 का स्क्वायर -4 प्लस 8 का स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, दिस वन इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपको मिला रूट अंडर 25, 5 यूनिट्स। तो आपको पी आर मिला 5 यूनिट्स। अब एस क्यू, नेक्स्ट डायगोनल है आपका एस क्यू। सो बोथ आर डायगोनल, ये दोनों डायगोनल हैं, डायगोनल पी आर एंड डायगोनल एस क्यू। अब यहाँ पे चलेंगे, डायगोनल एस क्यू क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम अब एस और क्यू की कहानी को पढ़ेंगे यहाँ पे। सो -6 प्लस 4 का स्क्वायर -5 प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर और यहाँ पे +2 का स्क्वायर। आंसर विल बी, क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 प्लस 4 रूट अंडर 8, दिस इज 2 रूट 2 यूनिट्स। क्या मिला, 2 रूट 2 यूनिट्स। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 10 क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैविंग, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हैविंग ए बी बरा सॉरी नॉट ए बी सी डी, इट इज पी क्यू आर एस ना, पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हैविंग पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी आर।
ये चारों के चारों साइड सेम है, दैट इज इक्वल टू √10 यूनिट्स के बराबर आ रहे हैं। चारों के चारों साइड्स क्या मिले हैं, √10 यूनिट्स। और उसके बाद सब साथ में आपको क्या मिल रहा है, पी आर नॉट इक्वल टू एस क्यू। ध्यान दीजिए, ये चारों साइड आपको सेम मिले, ये साइड और ये पी क्यू, क्यू आर, एस आर और पी एस ऑल हैविंग सेम लेंथ, बट ये डायगोनल्स जो है उसका लेंथ सेम नहीं आ रहा। एक कार आपको 5 यूनिट, दूसरे का 2√2 यूनिट्स मिल रहा है। तो जब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड आपस में सेम हो जाए लेकिन डायगोनल्स उसके सेम ना हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहेंगे रोम्बस। क्या कहेंगे, रोम्बस। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ये क्या है, एक रोम्बस है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड आपस में सेम हो जाएं लेकिन उसके डायगोनल्स आपस में सेम ना हो, सच काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज अ रोम्बस। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्म करेंगे, रोम्बस फॉर्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज फाइंड द coordinates find the coordinates of the points on the y-axis which is equidistant from A 4 6 and B -4 2। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। ऑन द वाई एक्सिस की बात कर रहा है, कौन सी एक्सिस की बात कर रहा है, वाई एक्सिस की। सो दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस पे तो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको एक पॉइंट लेना है। चलिए पी नाम का पॉइंट लिए, यहां से इक्वी डिस्टेंस पर है आपका ए पॉइंट। मान लीजिए ए पॉइंट आपका 4 6 दिया हुआ है और बी पॉइंट कहाँ है आपका, इस तरफ है। दूसरा बी पॉइंट ले लीजिए जो कि -4 2 दिया हुआ है, तो ए बी। तो कह रहा है यहाँ पे कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलने वाला है। तो मुझे बताइए, जब ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है, जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स निकालने की बात कर रहा है वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पी पॉइंट जो हमारा पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पे दूर दूर तक हमें एक्स कहीं भी कुछ दिखने वाला नहीं है, तो हमें यहाँ पे जो एक्स के टर्म मिलने वाले हैं वो तो पहले 0 मिल गए, और वाई के टर्म कुछ ना कुछ मिलेंगे, तो हमने 0y मान लिया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया है, ए 4 6 एंड बी -4 2। लेट पॉइंट P on y axis having coordinates क्या हो जाएगा, 0 y, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होगा, x 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि ये P से लेके B के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही P से A का होगा। मीन्स A P से जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस पर B हमारा भी P से है, ठीक है ना। सो AP इक्वल टू BP कर सकते हैं, ठीक है। तो AP इक्वल टू BP कर दिया। अभी AP इक्वल टू BP कर दिए हैं तो इसका स्क्वायर कर दिए दोनों का, तो क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा AP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। अभी AP कितना है, तो देखिए ये A और P से बनाएंगे आप AP, तो AP से क्या मिलेगा, रूट अंडर आपको मिल जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा,
यहाँ पे मिलेगा बीपी, बीपी क्या मिल रहा है 0 + 4 का स्क्वायर और y - 2 का स्क्वायर। ये आपको एपी का दिया हुआ है वैल्यू। अभी एपी का स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ये बीपी का स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरे टर्म आपके रूट से फ्री हो जाएंगे। सो -4 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए -4 का स्क्वायर क्या देगा 16। अब इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पे 4a² प्लस 36 - 12y, ये इसको सॉल्व करने पे a - b को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ये 4 का स्क्वायर 16, अब यहाँ पे मिलेगा a² प्लस b² माइनस 4y। ये देखिए y² कट गया, 16 कट गया, और कुछ कटने की संभावना है। चलते हैं आगे, ये देखिए -12y और ये पीछे आया तो +4y इक्वल टू 4, और ये 36 उस तरफ जाएगा तो -36, तो -12 + 4 क्या देगा -8y इक्वल टू -36 + 4 क्या देगा -32, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 32/8। y का वैल्यू क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। अब जरा सोचिए कि इस कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना, p नाम के कोऑर्डिनेट में 0y आपने माना था, क्योंकि y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0, तो y के वैल्यू आपको मिल गए, तो सिर्फ आपको y पुट करना है। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, तो आप लिख सकते हैं अब आराम से कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस विल बी, क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, लिखेंगे 10 दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इक्वल टू क्या मिलेगा p 0y था, अब p 0y के वैल्यू क्या मिला है 4, तो क्या मिलेगा 0 4, तो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा 0 4, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if points -2 5 -5 -10 and k -13 are collinear। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट्स -2 5 -5 -10 एंड k -13 आर कोलिनियर। तो गिवन पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, गिवन पॉइंट्स a -2 5, b -5 -10 एंड c k -13 ऐसा दिया हुआ है। फॉर कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए, कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये दोनों के दोनों पॉइंट के स्लोप एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का थीटा सेम बनने वाला है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा y2 - y1 -10 - 5 x2 - x1 -5 + 2 इज इक्वल टू y2 - y1 -13 + 10 अपॉन k + 5 x2 - x1। अब यहाँ पे क्या करने वाले, -15 और -3 इक्वल टू
-3/k+5, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आगे चलेंगे। 15 इंटू k+5 इज इक्वल टू 3 इंटू -3। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 15k प्लस 15 5 जा 75 इक्वल टू -9। सो 15k इक्वल टू -9 माइनस 75। सो 15k इक्वल टू 9 5 14 माइनस 84। सो k इक्वल टू -84/15। So 3 5 ja 3 2 ja 6 3 8 ja 24. So the value of k is equal to -28/5. So this is the value of k. इस तरीके से हम k का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ही हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। और आज इतना ही रखते हैं। बाकी नए क्वेश्चन और कुछ नए कंसेप्ट भी स्ट्रेट लाइन को लेकर के हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कोशिश रहेगी कि स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन फॉर्म के हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो सब सॉल्व होने चाहिए। तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं। तब तक के लिए हम लोग आपका थैंक यू, सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।